नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज बात करेंगे बाल विकास मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। दोस्तों ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं। हर एक प्रश्न हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस अनुसार है, क्योंकि सिलेक्शन 101% A1 प्योर एंड श्योर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है। तो आइए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की 30 नंबर की क्लास को आज दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक प्रण बना लीजिए, क्योंकि वो दिन बड़ा ही उम्दा लाजवाब दिन होगा जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोगों के घर जो खुशी होगी, आप लोगों का घर जो माहौल होगा, वो एक बार अपने माइंड में आंख बंद करके सोचिए और उस सफलता के लिए आंख बंद करके सोचने के बाद आपको मेहनत में लग जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हर एक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है और मेहनत, तैयारी, जीत की, सिलेक्शन की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर? पहला प्रश्न, तो दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। जो एक परिस्थिति में होता है, जो अर्जित ज्ञान होता है, कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, वही ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अगर आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि कहलाएगी। अगर आज आप लोगों से बन रहा है तो आज आपको लोगों को बताना है 30 में से आप लोग आज कितना स्कोर कर रहे हैं। हर एक प्रश्न हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। तो आंसर आ चुका है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो आज आपकी परिस्थिति है, और यही ज्ञान जो परिस्थिति आपके एग्जाम हॉल में उपयोग आता है, यही जो वीडियो के क्वेश्चन है आपके एग्जाम सेंटर में उपयोग आते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? वह सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दिल से शिक्षा को सपोर्ट करेंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु हैं और आप लोगों का सर्वज्ञ अधिकार है दोस्तों लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। जो आपके पास अनुभव है उसके द्वारा आपके व्यवहार में अगर परिवर्तन आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन कहलाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, राइट ऑप्शन सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जो दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आ जाए वही आपका सीखना कहलाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभाकृति कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र कहलाता है। तो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों? राइट ऑप्शन किस तरफ जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वही आपका स्तंभाकृति कहलाता है। सांख्यिकी में रेखा चित्र, सांख्यिकी आपने पढ़ी होगी, उसमें जो रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित करते हैं वह स्तंभाकृति कहलाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिए, देखिएगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऐसी अवस्था बताइए जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता हो। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। राइट ऑप्शन सटीक आंसर जानेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे विकास की अवस्था में जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वह ओनली वन फॉर किशोरावस्था कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन मान लेना है। हमारी इच्छा राष्ट्र हित में टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, वहाँ पे हर एक नोट्स PDF फाइल आपको प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश जो व्यवहार आधारित होता है वह किस पर आधारित होता है? तो शिशु के मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शिशु के मूल प्रवृत्तियों पर अधिकांश जो है व्यवहार उसका आधारित होता है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि जो होता है दोस्तों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था दोस्तों? देखिए, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के, अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत पूछा जाए तो किसने प्रयोग किया? इसके आपके
प्रतिपादक कौन है? तो कोहलर है। एक यह प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। राइट ऑप्शन आ चुका है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वन मानुषों पर प्रयोग किया था, या बिल्ली पर, या चूहों पर, या कुत्तों पर। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है और आंसर आ चुका है। आंसर आ चुका है कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता उच्च होंगे, अध्ययन भी यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे जो हैं सृजनशीलता से भी उच्च होंगे, अध्ययन से भी उच्च होंगे, विश्लेषण से भी उच्च होंगे, या अच्छे अंक प्राप्त करने में से भी उच्च होंगे। तो यह आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप सभी लोग को जानना समझना बहुत ही जरूरी है। सिलेक्शन पेडागोजी यही कहती है, आपकी समझ आपकी सोच को तय करती है और आपकी सोच की परख करती है, और यही दोस्तों सिलेक्शन है, और शिक्षक का यही गुण होता है। तो आप सभी को नमन है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब है दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता से भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है, हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी कहलाती है? अवधि कहलाती है, नवीनता, रुचि, आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है दोस्तों? वह ओनली वन फॉर आपकी रुचि कहलाती है। क्योंकि ध्यान केंद्रित करने का, ध्यान केंद्रित करेंगे भैया आंतरिक दशा रुचि ही कहलाएगी। जो आपकी रुचि होगी वही ध्यान केंद्रित करेंगे। आपकी रुचि है कि ठीक है शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, तो आपकी जो ध्यान केंद्रित होगा केवल सिलेक्शन की ओर हो जाएगा, सिलेक्शन से रिलेटेड प्रश्नों से हो जाएगा। जिससे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग जो है स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? नेगेटिव प्रश्न आ गया। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यायन विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का, पुनः सीखने विधि का। तो किस विधि का दोस्तों उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है और किसका किया जाता है? देखिए, प्रत्यायन विधि का किया जाता है, पहचान विधि का किया जाता है, पुनः सीखने, इन तीनों विधियों का जो है स्मृति को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन तार्किक विधि का जो है आपके स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लाजवाब है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, साइमंड के द्वारा, होल्टजमैन के द्वारा, मरे के द्वारा, या बैलक के द्वारा। ये सीटेट रीट एग्जाम वर्ग 1 का प्रश्न है दोस्तों। लेवल हाई वाला प्रश्न है। कितना भी हाई आ जाए लेकिन सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मरे के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब आप बोलेंगे मरे शब्द कैसा आ गया? तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, शिक्षा को सपोर्ट करते रहें दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्नों की यहाँ पे सिलसिला जारी रहेगा सिलेक्शन तक, शून्य से शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा योगदान क्या होता है? मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान विषय केंद्रित शिक्षा पर होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर होता है, क्रिया केंद्रित शिक्षा पर होता है, या बाल केंद्रित शिक्षा पर होता है? तो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान होता है दोस्तों वह बाल केंद्रित शिक्षा पर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धि या वृद्धि, क्या दिया है? बुद्धि वृद्धि। बहुत कंफ्यूजन है भैया, ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि आप लोग ही क्या कहते हैं, आप लोग ही वो हैं जो बच्चों की नींव मजबूत करते हैं। आप सभी को जय हिंद है, सलाम करते हैं, नमन करते हैं दोस्तों, प्रणाम करते हैं आप सभी को। जय सवाल सर आज आपको धन्यवाद सभी को वीडियो लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इनमें से दोस्तों कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहले जान लेते हैं। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है,
समन्वय का सिद्धांत संबंधित है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत संबंधित है, लेकिन आपका दोस्तों वृद्धि और विकास के सिद्धांत में वर्गीकरण का सिद्धांत यह आपका संबंधित नहीं होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं? प्रभाव के नियम पर आधारित होते हैं, सादृश्यता के नियम पर आधारित होते हैं, तत्परता के नियम पर आधारित होते हैं, या आपके सहचर नियम पर आधारित होते हैं? तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं? ये आपके तत्परता के नियम पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न यह है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा होता है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान आपका प्रत्यक्षीकरण होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है किसके द्वारा दिया गया था? जो आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है ये किसके द्वारा दिया गया था? और कमेंट आ चुका है, कमेंट आ चुका है कि वंडूरा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था भैया? वंडूरा के द्वारा दिया गया था। नोट कर लेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सिलेक्शन सर्वोपरि है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? जो अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था दोस्तों? आप लोगों को याद होगा कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, ठीक है। 2 नियम में, पहला नियम मुख्य नियम में 3 नियम है, मुख्य नियम में 3 नियम है, गौण नियम में 5 नियम है। मैंने आपको बताया था। तो मुख्य नियम में 3 नियम में पहला आपका प्रभाव का नियम भी आता है। तो किसने दिया था? अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन माने जाते हैं? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आपकी रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति होता है। अवधान के आंतरिक, देखिए जो अवधान होता है, बोलते ना अवधान पड़ गया, व्यवधान पड़ गया, तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक होते हैं वह रुचि होता है, लक्ष्य होता है और आपका अभिवृत्ति होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन होता है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं में अध्ययन होता है, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है, या आपके गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है? तो बाल मनोविज्ञान में किस क्षेत्र का अध्ययन होता है दोस्तों? तो बाल मनोविज्ञान में जिस क्षेत्र का अध्ययन होता है वह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का होता है, यानी 0 से लेकर 18 वर्ष तक का। कितने एज तक? 0 से लेके गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन आपके बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र माना जाता है और इसी क्षेत्र में अध्ययन होता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है कहलाती है? बेहतरीन प्रश्न है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वह आपकी क्या कहलाती है? वह डाउन सिंड्रोम कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाजवाब प्रश्न है, हर एक प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है और शिक्षक भर्ती में नंबर 1 के लिए एक बार आप लोगों का प्यार स्नेह चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षक को सपोर्ट करें, एक शिक्षक होने के नाते आप लोग शिक्षक को सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप सभी को जय हिंद है। आप सबसे ज्ञानी सर्वज्ञ हैं दोस्तों। प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? यानी कोहल वर्ग की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, कोहल वर्ग ने जो अवस्थाएं बताई हैं, उन अवस्थाओं के आधार पर नैतिकता की जो बाह्य कारक द्वारा निर्धारित अवस्था है वह आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था है, पारंपरिक अवस्था है, पश्चात पारंपरिक अवस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। लाजवाब प्रश्न है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है मेरे प्यारे मित्रों? वह पूर्व पारंपरिक अवस्था कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न लाजवाब है, समझिएगा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम बनाना है। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज होगा, या आपका हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु होगा।
ब्लास्टोस युग्मनज अंडाणु शुक्राणु होगा या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोस, यानी पहले निर्माण किसका होता है, सही क्रम बताना है। हो सकता है प्रश्न बहुत ही कम आप लोग जानते हो, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। कितना भी कठिन, कितना भी हार्ड कंपटीशन, कितना भी हाई हो जाए, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं दोस्तों, कौन सा सही क्रम होगा। पहले क्या होता है, अंडाणु, इसके बाद शुक्राणु होगा, फिर होता है युग्मनज, फिर आपका होता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आ चुका है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, देखिए आपके अंतर्मुखी बहिर्मुखी दो व्यक्तियों के प्रकार जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी होता है उभयमुखी होता है। ठीक है, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा किया जाता है या किसने किया है दोस्तों, तो युंग के द्वारा किया जाता है। नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया जाता है। और अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, प्रश्न है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। दोस्तों किसी विधि के सोपान दिए गए हैं, उदाहरण करना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना और नियमीकरण करना, यह किस विधि के सोपान है दोस्तों। क्या यह निगमन विधि के सोपान है, आगमन विधि के सोपान है, अंतर्दर्शन विधि के सोपान है या आपके बहिर्दर्शन विधि के सोपान है। लाजवाब प्रश्न आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है, तो ये आपके आगमन विधि के सोपान कहलाते हैं। क्योंकि आपको पहला दिया उदाहरण अगर शब्द पहले दे दिया जाता है तो आगमन विधि यहाँ पे 101% आपका आगमन विधि की ओर जाना है, आगमन विधि की ओर आकर्षित होना है। अगला प्रश्न है, एक बार सभी मेरे प्यारे मित्र बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। जो आपके फ्राइड हैं, फ्राइड के अनुसार जो है हमारे जो मूल्य हैं उनका आंतरीकरण में होता है। किस में, इदम में होता है, अहम में होता है, परा अहम में होता है या परिस्थितियों में होती है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा डिफरेंस है आपका, कौन सा ऑप्शन डिफरेंस है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है, तो पराहम में होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा को सपोर्ट करें, जायसवाल सर को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवहारवादी ने कहा है, किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहूं जो बना सकता हूं। ये तो भैया जादूगर हो गए। ये जादूगर कौन है, कौन ऐसे व्यवहारवादी हैं जिन्होंने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहूं जो बना सकता हूं। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे व्यवहारवादी हैं, इन सभी शिक्षकों का सिलेक्शन कर दीजिए, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो व्यवहारवादी जो है, कौन से व्यवहारवादी ने कहा था, कमेंट आ चुका है कि वाटसन है। वाटसन ने कह दिया, वाटसन एक ऐसे व्यवहारवादी हैं कि मुझे नवजात शिशु दे दो, ठीक है, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। वो आपके किसने कहा था, आपके वाटसन ने। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है। दोस्तों अगर आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, तो ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, उद्दीपन की सक्रियता की। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी, जिसका सपना है सिलेक्शन पाना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो उद्दीपन की तीव्रता की बहुत ही बड़ी यहाँ पे भूमिका होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, सहानुभूत छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, समदृष्टि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आंसर आ चुका है। आंसर क्या आ चुका है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, कौन सी कहलाती दोस्तों, तो प्रेरणा। जो प्रेरणा होती है दोस्तों वह छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
और शिक्षा को सपोर्ट करेंगे। बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए गए या सीखे तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण जो है आपका का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया करने की असफलता है। या विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग दिया जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, फ्राइड ने विस्मरण की परिभाषा दी थी। तो फ्राइड के अनुसार विस्मरण की परिभाषा क्या है? तो फ्राइड के अनुसार विस्मरण की जो परिभाषा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचे हैं, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं। SOR जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन के द्वारा, कोफ्फा के द्वारा, कोहलर के द्वारा या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो SOR दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाटसन की बात करेंगे। वाटसन ने ही कहा था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जादू बना देता हूँ, डॉक्टर बना देता हूँ, वकील बना देता हूँ, जो चाहूँगा वो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वाटसन ही कहने वाले हैं और SOR जो प्रस्तावित करने वाले हैं आपके वाटसन ही हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, 30 नंबर की क्लास है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। एक बार रिपीट करूंगा, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी कहलाती है, क्रमसूचक मापनी कहलाती है, अंतराल मापनी कहलाती है या अनुपात मापनी कहलाती है। कौन सी मापनी कहलाएगी? फटाफट कमेंट कीजिएगा। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है दोस्तों अनुपात मापनी कहलाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन प्रेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स है जायसवाल सर को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार दोस्तों मेरे सभी प्यारे मित्र एक साथ सब्सक्राइब करेंगे, एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करते जाएंगे, शिक्षक को सपोर्ट करते जाएंगे, वीडियो को लाइक करते जाएंगे और अंत में जाके प्लेलिस्ट में चेक करना है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक आपका जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद दोस्तों।